हेलो साथियों, आज हम आपको बताना चाहते हैं कि भारतीय संविधान का जो भाग है उस भाग को हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। एग्जाम में कई बार 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन भाग से पूछे जाते हैं, परंतु हम लोग वो भाग को ही भूल जाते हैं। और कैसे भूल जाते हैं, हम लोग को ये स्ट्रक्चर नहीं पता होता है। किसी भी जैसे संविधान, जो भारतीय संविधान है या किसी भी देश का जो संविधान होता है, वो एक प्रकार से कोई मकान की तरह होता है। जब किसी मकान का निर्माण करते हैं तो किस किस की चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कौन चीज़ कहाँ पर रखा जाएगा, बस रखने का एक तरीका है कि हम उसको कहाँ कहाँ पर रखे हुए हैं, उसी को हम भाग कहते हैं। जब भी कुछ ढूंढना होगा तो हम छट दे उस कमरे में पहुँच जाते हैं। जैसे अगर आपको किचन पहले लिखा गया है कि इंडिकेशन किया गया है कि किचन में जाना है, तो आप जो है किचन की तरफ तुरंत का तुरंत चले जाएंगे। तो उस सामान, अगर आपको घर में आप जो है पढ़ने का कमरा बनाए, स्टडी रूम बनाए हैं, तो उसमें आपको किताबों का संग्रह मिल जाएगा। इसी तरीके से भारतीय संविधान में जो भाग की व्यवस्था किया गया है, मात्र इतना ही है कि आप भाग से आपको वहां तक पहुंचने में आसानी हो जाएगी, आपको कहीं ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक प्रकार से ये आप समझ लीजिए कि जैसे अन्य किताबों में एक चैप्टर दिया रहता है, उसी तरीके से भाग भी एक आपके काम आ सकता है। तो सबसे पहले हम उसको एक घर समझते हैं। तो घर जो है वो 2 तरीके से होता है। जैसे एक मेन घर हो गया, उसमें जितने कमरे बने हैं उसको सब रूम कह सकते हैं। तो हम जब इस बात को करते हैं तो सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हम संघ, मतलब होता है इकट्ठा करना। कोई चीज़ इकट्ठा की गई चीज़ है तो उसको संघ कहते हैं। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है वो 2 तरीके की उसमें बनाया गया, एक संघ कहा गया, एक राज्य कहा गया है। तो राज्य और संघ के इर्द गिर्द ही हमेशा हम रहेंगे। उसमें जो व्यवस्था दी जाएगी, जैसे अब भाग 1 में जब दिया गया है तो भाग 1 जो कहलाएगा, भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य। अब ये आपको याद करके रखना है, संघ और राज्य। अब इसमें कोई बहुत, अब आप सबसे पहले जब आप जाएंगे तो ये देखेंगे कि भारत किस तरीके से व्यवस्था में संविधान बना हुआ है, संघ भी है और राज्य भी है। बस इतना संघ और राज्य कह लीजिए, इतने में आप, अब जब किसी देश में कोई चीज़ उसकी प्रकृति बन जाती कि संघीय ढांचा है कि राज्य का ढांचा है। हमारे यहाँ संघीय ढांचा केवल अकेला नहीं है, संघीय और राज्य दोनों चलता है। अमेरिका में सारा ढांचा वो संघीय ही चलता है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जब संघ और राज्य आ जाएंगे, किसी भी देश का जब संविधान शुरू होता है, अब वहाँ पर जो रहने वाले लोग होंगे उनको क्या कहलाएंगे, तो उनको हम भाग 2 में हम नागरिकता कहते हैं कि किसी देश के रहने वाले लोगों को तो हम कैसे नागरिक मानेंगे, तो उसी को भाग 2 में नागरिकता का, ये आप नागरिकता से आप इसको बड़े आराम से कि सबसे पहले आप किस प्रकार का आपका व्यवस्था है, उस व्यवस्था के बाद कि आप नागरिकता कैसे हासिल करेंगे। फिर भाग 3 में आप जो है, अब भाग 3, अब जब नागरिकता आ जाएगा तो उस वहाँ के जिस देश में लोग रहते हैं उस देश के लोगों का कुछ अधिकार भी होगा। और जो उस देश के, और जो बाहर के लोग आते हैं, जैसे विदेश से लोग आते हैं, जैसे हम लोग जब अमेरिका में जाएंगे तो हम लोग विदेशी कहलाएंगे या इंडियन कहलाएंगे। अमेरिका वाले यहाँ आते हैं तो हम वो अमेरिकी कहलाते हैं। पाकिस्तान वाले आएंगे तो यहाँ पाकिस्तानी कहलाएंगे। तो उनकी नागरिकता, भारत की नागरिकता तो होगी नहीं। तो जो भारत में रह रहे लोग हैं उनको कब भारत की नागरिकता मिलेगी, ये भाग 2 में बताया गया है। अब जब कोई नागरिक हो जाएगा तो उसके जो है कुछ अधिकार होंगे। नागरिकों के जो अधिकार हैं उसी को कहते हैं मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। नंबर 3 में मूल अधिकार दिया गया है। अब आती है, जब अधिकार आपको मिल जाएगा तो आपको किस तरीके से, किस व्यवस्था में आपको कुछ व्यवस्था बनाना पड़ेगा। भाई सबके अपने अपने, जैसे एक घर है, घर में माँ बाप रहते हैं, फिर आपके भाई बहन रहते हैं, फिर उन सबके जो है प्रशासन मतलब कैसे चलेगा, किसके हाथ में पैसा वाला मामला है, किसके हाथ में जो है दुकान देखना है, किसके हाथ में घर का किचन देखना है। तो इस संसार मतलब देश के लिए भी इस तरीके व्यवस्था बनाएगी। इसको भाग, तो भाग 4 में हम नीति निर्देशक तत्व, मतलब किस प्रकार से नीति बनाएंगे, तो इसी को भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था किया गया है। अब जब आपकी व्यवस्था हो गई, नीति कैसे बनेगी कि संसार जो है, तब अधिकार मिला, अधिकार के बाद नीति आई। अब नीति जब मिल जाती है तो इसके बाद अब हम जो ये
अलग अलग, क्योंकि संघ और राज्य दोनों हैं। तो अब संघ का डिफिनेशन कि हम किसको संघ कैसे समझेंगे। तो संघ का जो है, संघ का डिफिनेशन, संघ का अभिप्राय क्या है, वो हम भाग जो है 5 में दिया गया है। भाग 6 में हम देखेंगे। भाग 6 में अब संघ का जब डिफिनेशन मिल जाएगा, संघ का परिचय हो जाएगा, संघ के बारे में विवरण है, तो निश्चित रूप से आगे राज्य के भी बारे में विवरण होगा। अब जब ये हो गया तो इसके बाद हम क्या देखेंगे कि भाग 7 में क्या है। भाग 7 पहले संपत्ति का अधिकार था, तो ये अब हटा दिया गया है, ये निरसन कर दिया गया है 7वें संशोधन से। भाग 7 जो है 7वें संशोधन से हटा दिया गया है। अब इसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ भाग 7 याद रखना है कि भाग 7 है। कुल क्योंकि संविधान में 22 भाग हैं, अभी जब अमेंडमेंट हुआ तो कुल मिला के 25 भाग हुआ। लेकिन जब भी संविधान का जब मूल दस्तावेज देखा जाता है तो उसमें जो है 22 भाग ही हैं। अमेंडमेंट के बाद जो है 25 भाग हुए हैं। तो भाग 7 जो है खाली है, ये आप कह सकते हैं। भाग 8 की बात करेंगे। जब भाग 8 की हम बात करते हैं तो क्या करते हैं कि इसका संघ और राज्य का क्षेत्र क्या होगा, दोनों का। भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र, अब यहां दोनों का साथ साथ क्या मिला जुला देखने को मिलेगा, ये आपको मिलेगा भाग 8 में। जब भाग 8 संघ और राज्य क्षेत्र हो गया तो भाग 9 में अब आप देखेंगे। भाग 9 में हम क्या देख रहे हैं, भाग 9 में आ गया पंचायत आ गया। भाग 9 में पंचायत आ गए, पंचायतें। अब पंचायतें भी 2 तरीके की है, एक इसको नौका कह लेते हैं, का में जो है हम नगरीय बात करते हैं, नगर पंचायत बोलते हैं इसको। देश में 2 तरीके की पंचायतें हैं। और खा में जो है वो जो ये समितियां बनी हुई हैं, तो उन समितियों को हम सहकारी समिति, सहकारी समिति, यह सहकारी समिति। अब 10 में इस देश में एक ऐसी जाति की व्यवस्था दी गई जो मतलब संघ और राज्य, संघ राज्य क्षेत्र, इसी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्रशासन कैसे चलेगा, इसी भाग 8 में लिखा गया है। लेकिन हम जब भाग 10 की बात करते हैं तो उस भाग 10 में, भाग 10 भाग 10 जो है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति जनजाति का क्षेत्र के बारे में ये बताता है। अनुसूचित जाति जनजाति का क्षेत्र कैसे तय होगा, ये भाग 10 में किया गया है। अब जब ये तय हो गया तो भाग 11 में जो है भाग, अब ये याद रखिएगा अनुसूचित जाति की एक अलग व्यवस्था, इसलिए 10 में दिया गया है। SC ST की जो है एरिया कैसे मिले हुए हैं। तो भाग 11 में हम क्या देखते हैं कि अब जब यहाँ तक पहुँच गए तो हम भाग 11 में क्या करते हैं कि अपने आप जोड़ लेते हैं कि जब संघ और राज्य होगा तो इनके भी आपस में कुछ संबंध होंगे, किसकी कितना पावर है, विकास में किसका ज़्यादा योगदान होगा, किसका ज़्यादा कम होगा, टैक्स से कितना पैसा कहाँ जाएगा, इसको तय किया गया है। इसलिए इसको कहते हैं संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच जो है वो संबंध 11 में दिया। अब जब संबंध आ गया तो भाग 12 में अब किस चीज़ से हमको काम चलेगा, भाग इसमें जो है एक तो संबंध हो गया। अब उसके बाद हमको किस चीज़ का वो ज़रूरत है हमको अब वित्तीय व्यवस्था की, पैसा कैसे आएगा, तो इसको हम वित्त
कह सकते हैं, संपत्ति कह सकते हैं, और वाद की व्यवस्था, वित्त संपत्तिवाद की व्यवस्था जो है भाग जो है 12 में दिया गया है। अब भाग 13 में आप देख लीजिए, भाग 13 में अब जब ये हो गया तो हम जो है भाग 13 में क्या चीज़ है कि भारत के अंदर वाणिज्य या व्यवसाय। अब यहाँ पर आप व्यवसाय, क्योंकि जब पैसा आ गया तो व्यवसाय कैसे करेंगे, जब व्यवसाय कैसे करेंगे तो ये हो गया। अब उसके बाद भाग 14 में भारत संघ और राज्य के अधीन सेवा। अब राज्य और संघ के बीच कौन कौन सी सेवाएं लागू हैं, जैसे जब आप सेवाएं में देख लीजिए कई तरीके के, जैसे आपका प्रदेशीय सेवा में आपका पीसीएस जो आते हैं वो ये सब सेवा में, आईएएस का एग्ज़ाम है वो सेवा में ही आता है, आपका न्यायालय सेवा में ही आता है। तो इस तरीके से उसमें भाग 14 में आपको मिल जाएगा संघ और राज्य के बीच जो है सेवा मिल जाएगा। अब दूसरा जो है भाग 15 में, जब आप भाग 15 कह लीजिए तो भाग 15 में आपको मिल जाएगा निर्वाचन। अब देश में निर्वाचन, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो भारत में जब लोकतांत्रिक देश है तो निर्वाचन की व्यवस्था किया गया है। निर्वाचन की व्यवस्था किया गया तो किस भाग में है, सीधे आप चले जाएंगे 15 भाग में। अब जब निर्वाचन हो गया तो हम उसके बाद भाग 16 की बात करते हैं। अब भाग 16 में कुछ विशेष लोग हैं, कुछ विशेष वर्ग के लिए विशेष उपबंध। विशेष उपबंध क्या दिया हुआ कि भाग 16 में कुछ विशेष वर्गों के लिए, जैसे जो है राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री रहते हुए उनके खिलाफ आप एफआईआर नहीं कर सकते हैं, कोई मुकदमा नहीं कर सकते हैं, या न्यायाधीश जो है सर्वोच्च न्यायालय के उसका जो है आप जो है उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं ला सकते हैं, या आप ये कह लीजिए कि जजों का कभी भी जो है जो पेमेंट है, तनख्वाह है, वो कम नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से भाग 16 में कुछ विशेष वर्ग हैं, उनके लिए उपबंध की व्यवस्था किया गया है, उपबंध लिखे गए हैं। भाग 17 में अब कोई चीज़ है, जब देश चलने लगा तो उसमें क्या है कि भाषा का किसी भी देश को चलाने के लिए भाषा की ज़रूरत है। भाषा भी अलग अलग देशों में अलग अलग बोलियां हैं, उन बोलियों को सम्मिलित करने के लिए हम उसको जो है भाग 17 में हम इसको कहते हैं राजभाषा। कौन कौन सी होगी, वो भाषाओं में राजभाषा। अब भाग 17 जब राजभाषा आ गई तो भाग 18 में आप देखेंगे, भाग 18 में इमरजेंसी। तो इमरजेंसी इसी को कहते हैं आपातकाल। भाग 18 में आपातकाल बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा जाता, लोग भूल जाते हैं। आपातकाल, भाग 18 में आपातकाल है। यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोग को काफ़ी समझ में आ गया होगा। नॉन स्टॉप आप इस तरीके से कभी भी आप कलम उठाइए और आप जो है बड़े आराम से इस चीज़ को व्याख्या दे सकते हैं कि किस तरीके से हम 22 भाग को कितना आराम से लोगों को बता सकते हैं। अब भाग 19 की बात करते हैं तो भाग 19 में जो है वो क्या है कि परकीर्ण, ये क्या है कि इसको कहते हैं मिसलिनियस कहते हैं। यहाँ लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं। मिसलिनियस, अब मिसलिनियस जो है वो किस प्रकार का है, बहुत से ऐसे अमेंडमेंट हैं, बहुत से ऐसे संविधान में व्यवस्था दी गई है कि जिस तरीके से उनको जो है कई तरीके की इसमें मिसलिनियस मिसलिनियस मतलब अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ ला करके डाला जाता है, तो उसको मिसलिनियस करके तो वो हम भाग 19 में
डालते हैं। भाग 20 में हमारे संविधान में भाग 20 में जो है संविधान संशोधन, कैसे हम संविधान का संशोधन कैसे कर सकते हैं, संविधान में संशोधन लिखा हुआ है। तो संविधान संशोधन 20 में लिखा है। 21 में लिखा है कि जो है स्पष्ट संक्रमणीयकालीन विशेष उपबंध, इसके लिए एक विशेष उपबंध लिखा गया है। अब भाग 22 में क्या लिखा गया है, जब भाग 22 की बात करेंगे तो भाग 22 की बात करेंगे तो 22 भाग में हम किस तरीके से जो है व्यवस्थाओं को करते हैं। तो यहाँ पर संक्षिप्त प्रारंभ हिंदी प्रारंभ नाम हिंदी में प्राधिकृत निरसन। तो इस तरीके से ये 22 भाग आप बड़े आराम से, कभी भी भूलने वाली चीज़ नहीं है। हम लोग 22 भाग को याद कर सकते हैं, 22 भाग को हम समझ सकते हैं संविधान के। और संविधान के अगर 22 भाग को समझ जाएंगे, सबसे स्ट्रक्चर ये है, अगर हम संविधान के 22 भाग को समझ गए तो आने वाले दिनों में हम बहुत अच्छे तरीके से संविधान के रूपरेखा को हम बहुत अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। और संविधान से आने वाले क्वेश्चन को भी आगे से हम हमें बताएंगे कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको कि आप सब वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं। जो नए हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो नए हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।